गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं यूपी बोर्ड क्लास 12 का थर्ड चैप्टर जो कि अपमार्जक डिटर्जेंट के नाम से जाना जाता है उसको कवर कराऊंगी। अपमार्जक क्या होते हैं? अपमार्जक कपड़ों, बर्तनों, क्रॉकरी आदि की वस्तुओं को साफ करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ अपमार्जक कहलाते हैं। अपमार्जकों में साबुन और संश्लेषित अपमार्जक मुख्य हैं। अपमार्जक या स्वच्छीकारक हम दोनों ही नामों को जान सकते हैं। इंग्लिश में इसको डिटर्जेंट्स के नाम से जाना जाता है, यानी कि जितने भी क्लींजिंग एजेंट्स होते हैं जिनको हम बर्तनों या क्रॉकरी को साफ़ करने में यूज में लाते हैं, वो सारी चीज़ें अपमार्जक और स्वच्छीकारक के रूप में रखी गई हैं। अपमार्जक क्या है? साबुन तथा संश्लेषित अपमार्जक का प्रयोग स्वच्छीकारक के रूप में किया जाता है। ये जल के शोधन गुण को सुधारते हैं तथा वसा के निष्कासन में भी सहायक होते हैं। साबुन बहुत ज़्यादा बोर्ड के एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि साबुन क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, सॉप्स जो होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। तो मैंने बहुत ही सरल भाषा में बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने 3-4 बुक्स से, जो भी अच्छी आपकी बुक्स हैं, मैंने उससे आपके लिए कलेक्शन किया है। दीर्घ श्रृंखला वाले उच्च वसा अम्लों जैसे पॉमिटिक अम्ल, स्टेरिक अम्ल जिसका सूत्र होता है C17H35COOH एक्सेट्रा के धात्विक लवणों को साबुन कहते हैं। साधारणतः सोडियम तथा पोटेशियम के लवण ही जल में विलय होते हैं, इसी कारण इनका उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है। लवण आपने बहुत सारे पढ़े हैं, लेकिन जो सोडियम और पोटेशियम के जो सॉल्ट्स होते हैं वो वाटर में डिज़ोल्व होते हैं, इसलिए सॉप बनाने में हम मोस्टली इन्हीं का उपयोग करते हैं। तेल या वसा को कॉस्टिक सोडा विलयन द्वारा जल अपघटित कराने पर साबुन तथा ग्लिसरॉल मिलता है। जब भी हम साबुन बनाते हैं तो जो क्वांटिटी हम साबुन बनाने के लिए स्टेरिक एसिड की लेते हैं उसकी हम 3 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराते हैं, जिससे क्या होता है, हमको 1 मोल जो है ग्लिसरॉल मिलता है। ग्लिसरॉल यानी कि जो हम सर्दियों में ग्लिसरीन यूज़ करते हैं उसको ग्लिसरॉल कहते हैं केमिकल लैंग्वेज में, ग्लिसरॉल, और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉप के हमको मिलते हैं। ये जो क्रिया है जिसमें स्टेरिक एसिड की क्रिया किसी क्षार के साथ की जाती है जिससे हमें सॉप और ग्लिसरॉल प्राप्त होता है, इसको साबुनीकरण की क्रिया कहते हैं। साबुनीकरण की क्रिया पूछी गई है बोर्ड एग्ज़ाम्स में, थ्योरी शॉर्ट नोट्स में, उसमें आपको साबुनीकरण बताना है, साबुनीकरण क्या है, और ये रिएक्शन भी आपको उसमें देनी है। अब स्टेरिक एसिड का फार्मूला आप देख रहे हैं क्या है? CH2O CO C17H35 सिंगल बॉन्ड CHO CO C17H35 सिंगल बॉन्ड CH2O CO C17H35 प्लस 3NaOH। ग्लिसरॉल आप लोग जानते ही हैं, CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH होता है, और प्लस इसमें साथ में क्या बना हुआ है? 3 मोल बना हुआ है C17H35COONA। आप यहाँ पे Na की जगह K भी लिख सकते हैं, लेकिन जब K लिखेंगे तो आपको जो यहाँ पे रिएक्टेंट आपने लिया है स्टेरिक एसिड के साथ में NaOH, वहाँ पे आपको KOH लेना पड़ेगा, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेना पड़ेगा। जो Na है ये आपका हार्ड सॉप बनता है, या हम कह सकते हैं कि जो कपड़े धुलने के लिए, बर्तनों को धुलने के लिए जो डिटर्जेंट से सॉप यूज किए जाते हैं उसमें सोडियम सॉल्ट का यूज किया जाता है, बट जो नहाने के साबुन में यूज किया जाता है, यानी कि जो सॉफ्ट सॉप होते हैं उसमें पोटेशियम। साबुन बनाने के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ मैंने बहुत ही शॉर्ट में बताई है ये बात। इसमें पहले तो हम ये जान लें, कभी कभी ये पूछ दिया जाता है कि साबुन बनाने के लिए कौन से पदार्थ आवश्यक हैं। तो वनस्पति तेल या वसा ज़रूरत पड़ सकता है, कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास, अब जैसा मैंने आपको बताया,
कास्टिक सोडा यानी कि NaOH और कास्टिक पोटास KOH। और पूरक साबुन के प्रकार क्या होते हैं, हम यहाँ पे आपको ये भी बता दे रहे हैं कि साबुन जो है कितने टाइप्स के होते हैं। देख लीजिए, आप पूरी कोशिश करिए कि जब भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स हों तो आप जो है उसको लाइनिंग में ना लिख के इसको आप डिज़ाइनिंग में लिखिए। इससे आपका पेज भी जल्दी कवर होता है और देखने वाले को भी बहुत अच्छा लगता है। एग्ज़ामिनर जो है इस चीज़ को ईज़िली आराम से देख सकते हैं और साफ साफ ये चीज़ें दिखाई भी पड़ती हैं। नंबर गेन करने में काफ़ी सुविधा रहती है। तो साबुन जो है मोस्टली आप देख रहे हैं कि 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कठोर साबुन, मुलायम साबुन। किन्हीं बुक्स में 2 ही टाइप्स बताए गए हैं आपको, कठोर साबुन और मुलायम साबुन। बट मैंने आपको यहाँ से दूसरी बुक्स की हेल्प से सारे साबुन के पार्ट्स बता दिए हैं। आप इतने टफ भी नहीं है, आराम से याद रख सकते हैं। समुद्री साबुन, पारदर्शक साबुन, अविलेय धात्विक साबुन और चिकित्सा साबुन। अब हम जान लेते हैं कठोर साबुन क्यों कहलाता है, मुलायम साबुन क्यों कहलाता है। जितने भी पार्ट्स हैं उसको मैं आपको बताने जा रही हूँ। जो आपको कठोर साबुन दिख रहा है, ये जो होता है ये मोस्टली कपड़े धोने में यूज किया जाता है। कपड़े धोने में भी कह सकते हैं, या फिर ज़्यादा कठोर है यदि तो उसको जो है उससे कपड़े भी साफ़ नहीं होते हैं। उसमें सॉल्ट्स की मात्रा जो है वो ज़्यादा घुली रहती है। इसलिए ये पानी के साथ में जो है ईज़िली झाग नहीं बनाता, जिससे कपड़े पूरी तरीके से साफ़ नहीं हो पाते हैं। इसको कठोर साबुन कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका मुलायम साबुन, जिसको सॉफ्ट सॉप के नाम से जानते हैं। सॉफ्ट साबुन क्या होता है, जिससे पानी में डिप करने पर जब कपड़े ईज़िली से झाग बनाते हैं, या जिसको फेना भी कहते हैं, और इससे आराम से कपड़े पूरी तरीके से साफ़ हो जाते हैं। इसको हम मुलायम साबुन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है चिकित्सा साबुन। चिकित्सा साबुन क्या होता है, जो भी आपके जो मरीज़ होते हैं हॉस्पिटल्स में मोस्टली जो साबुन यूज किए जाते हैं, जैसे आप मेडिक्योर है, ये जो अभी और कई साबुन हैं, एक्ने प्रॉब्लम्स वाले जितने भी सॉप होते हैं वो सब चिकित्सकीय साबुन के अंतर्गत रखे गए हैं। नेक्स्ट है समुद्री साबुन। ये समुद्री साबुन होता है, समुद्र के आसपास के क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं तो उनके लिए जो साबुन होता है उसमें समुद्री साबुन की कैपेसिटी देखने को ज़्यादा मिलती है, वो लोग समुद्री साबुन यूज करते हैं। नेक्स्ट है पारदर्शक साबुन। पारदर्शक साबुन जो है, जैसे आपका पियर्स है, जो आर पार जिसके साथ देखा जा सकता है वो पारदर्शक साबुन कहलाते हैं। नेक्स्ट है अविलेय धात्विक साबुन, जो है धातुओं में अविलेय यानी कि इनसॉल्युबल होते हैं। ऐसे सॉप्स जो होते हैं अविलेय धात्विक साबुन कहलाते हैं। मैंने इसमें आपको साबुन बनाने के लिए इजीली एक तरीका बताया है, जिससे आप इस रिएक्शन को आराम से बना सकते हैं, ताकि आपको देखने में ज़्यादा टफ ना लगे। जो आपका स्ट्रक्चर था CH2O CO C17H35 सिंगल बॉन्ड CHO C17H35 सिंगल बॉन्ड CH2O CO C17H35 प्लस 3 NaOH इज इक्वल्स टू
ये जो हमने लिया था पहले वो था बसा, इसको स्टेरिक एसिड भी कहते हैं, ग्लिसरल स्टेरिएट भी कहते हैं। इसकी क्रिया की गई है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। और आप देख रहे हैं कि बनाने के लिए हम ये मैंने जो रेड पेन से इसको अलग किया हुआ है, CH2 इधर से ले लिया है, CH ले लिया है और CH2 ले लिया है, यानी कि जहाँ से भी मैंने देखा है कि O कनेक्ट हो रहा है वहाँ से मैंने इसको बॉक्स के अंदर बंद कर लिया है। यहाँ से हम देखेंगे क्योंकि मुझे सॉप बनाना है, सॉप का फार्मूला होता है C17H35COOH। तो यहाँ पे हम लास्ट में यदि देखें तो C17H35 मुझे 3 बार दिख रहा है, तो ये तीनों एक साथ लिख लेंगे। वहाँ से क्या हो जाएगा C17H35। अब इतना तो 3 जगह हो गया। इसके बाद में लिखना है COONA, NA या K, क्योंकि मैंने यहाँ पे NaOH लिया हुआ है इसलिए यहाँ पे Na ही आएगा। तो आप देखिए यहाँ पे COO भी मुझे 3 जगह से मिल रहा है, यहाँ से COO ले लिया। इसके बाद में जो हमने 3NaOH लिया हुआ था, यहाँ से तीनों Na जो थे वो मैंने इसके साथ मिला दिए हैं, जिससे हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा ये C17H35COONA। अब हमारे पास बचा क्या है, जो OH है हमारे पास वो 3 बचे हुए हैं और इसके साथ ही CH2 और CH और CH2 बचा हुआ है। 3 OH थे वो मैंने इन तीनों ही CH2 CH CH2 के साथ में OH 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 ऐड कर दिए हैं। अब आप देख रहे होंगे, अब आपको ये बनाने में कठिनाई नहीं हो रही होगी और ईज़िली समझ में भी आ रहा होगा। एक बार यदि आप ये खुद भी करने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा। इसके बाद में कपड़े धोने तथा नहाने के साबुन में डिफरेंस क्या है। कपड़े धोने का साबुन और नहाने का साबुन। कपड़े धोने का साबुन यह सस्ते तेलों जैसे महुआ या अलसी के तेल की NaOH की क्रिया द्वारा बनाया जाता है। और जो नहाने का साबुन है वो अच्छे तेलों की क्रिया जो होती है किसके द्वारा होती है, KOH के द्वारा, मैंने अभी बताया आपको। इसके बाद में सेकंड पॉइंट है, कपड़े धोने के साबुन जो है इसमें क्षार उपस्थित रहता है और इसमें क्षार उपस्थित नहीं रहता है। क्षार के ही कारण वो जो है झाग नहीं बनाता है कपड़े धोने वाला साबुन ज़्यादा, और नहाने वाले साबुन में आपने देखा होगा ज़्यादा झाग होता है, उसके द्वारा हम कपड़े नहीं साफ़ कर सकते। इसके बाद में है कपड़े धोने का साबुन, इसका भार बढ़ाने के लिए इसमें कुछ पदार्थ मिलाए जाते हैं। नहाने का साबुन जो होता है उसमें ऐसे पदार्थ नहीं मिलाए जाते। आपने देखा होगा जो कपड़े धोने वाला साबुन होता है उसका वेट जो होता है ज़्यादा होता है और नहाने वाले साबुन का वेट कम होता है। नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट, इसमें सुगंधित पदार्थ नहीं मिलाए जाते और इसमें सुगंधित पदार्थ मिलाए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कुछ कुछ जो है कपड़े धोने वाले साबुन होते हैं उसमें तो बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहें तो उसमें यूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, संश्लेषित अपमार्जक क्या होते हैं, ये भी बोर्ड में पूछा गया है। क्या होते हैं अपमार्जक? विशेष प्रकार के कार्बनिक पदार्थ हैं जिसमें साबुन की तरह मैल साफ करने का गुण होता है। अपमार्जक साबुन से अच्छे स्वच्छीकारक है, जो साबुन होता है आपका उससे भी अच्छे, क्योंकि ये उनको भी संशोधित करके और संश्लेषित करके बनाए जाते हैं, इसलिए इनको स्वच्छीकारक या ये जो है एक अच्छे स्वच्छीकारक के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। साबुन को केवल मृदु जल में प्रयोग किया जा सकता है, जबकि अपमार्जक को मृदु तथा कठोर जल दोनों में उपयोग में लाया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है, साबुन को अम्लीय माध्यम में प्रयोग नहीं किया जा सकता, जबकि अपमार्जक को अम्लीय माध्यम में भी प्रयोग में लाया जा सकता है। अब संश्लेषित अपमार्जक के प्रकार क्या हैं? संश्लेषित अपमार्जक के प्रकार क्या क्या हैं? तो ये 3 टाइप्स के होते हैं, ऋणायनीय अपमार्जक, उदासीन अपमार्जक और धनायनीय अपमार्जक। इनके इंग्लिश नेम भी जान लेते हैं। ऋणायनीय यानी कि नेगेटिव डिटर्जेंट्स, न्यूट्रल डिटर्जेंट्स एंड पॉजिटिव डिटर्जेंट्स।
इसके उपयोग क्या हैं? अपमार्जकों में साबुन के समान झाग उत्पन्न करने तथा मैल व तेल को साफ करने की क्षमता होती है। इसी कारण इन्हें साबुन रहित अपमार्जक कहते हैं। इनका उपयोग ऊनी, सूती, रेशमी व कृत्रिम रेशे से बने हुए वस्त्रों व बर्तन व अन्य घरेलू वस्तुओं को साफ करने में किया जाता है। साबुन व अपमार्जक में अंतर भी पूछा गया है। अगर आप बोर्ड के कोई भी बुक उठा के देखेंगे तो जो आपके लास्ट में क्वेश्चंस दिए रहते हैं, आप उनमें ये देख सकते हैं कि क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है, कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, उसकी लैंग्वेज क्या है, कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन होता है, ये आप देख सकते हैं। साबुन क्या होते हैं? यह उच्च बसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। अपमार्जक ये लंबी कार्बन श्रृंखला युक्त एल्किल सल्फेट या एल्किल बेंजीन सल्फोनेट के सोडियम लवण होते हैं। साबुन ये आयनिक यानी कि ऋणात्मक होते हैं। अपमार्जक ये आयनिक तथा उदासीन होते हैं, यानी कि धनात्मक भी हो सकते हैं, उदासीन भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकते हैं। साबुन में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवण जल में अविलेय होते हैं तथा कपड़ों पर चिपक जाते हैं। बट जो अपमार्जक होते हैं, इनके कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवण जल में विलेय होते हैं। साबुन जो होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जैव निम्नीकृत होते हैं। और जो अपमार्जक होते हैं ये कैसे होते हैं? अजैव निम्नीकृत होते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। मतलब बायोडिग्रेडेबल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ये नोट्स काफ़ी अच्छे हैं और आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। इनको बहुत अच्छे से आप अपनी कॉपी पे लिखिएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा। नेक्स्ट आपने 10th के एग्ज़ाम दिए हैं, सबको ही मालूम है। तब जो है ये एक चैप्टर हुआ करता था, उसमें आता था कि मिसल निर्माण की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है। मिसल निर्माण या स्वच्छीकारक की प्रक्रिया क्या है। यहाँ पे हमने आपको मिसल निर्माण की प्रक्रिया भी बताई है। लास्ट ईयर जो है इसका क्वेश्चन एक पूछा गया था, मिसल निर्माण क्या है, इसकी स्ट्रक्चर सहित इसका वर्णन करिए। साबुन तथा अपमार्जक के स्वच्छीकरण, ये मैंने तीनों टाइप से आपको बता दिए हैं। क्वेश्चन अलग अलग हैं बट इनके आंसर सभी के एक ही हैं। तो ये क्वेश्चन किन किन नामों से पूछा जाता है ये आप ज़रूर जान लीजिए। पहला क्वेश्चन है साबुन तथा अपमार्जक के स्वच्छीकरण की प्रक्रिया को समझाइए। नेक्स्ट है निर्मलन की प्रक्रिया क्या है। और नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो मोस्टली यही पूछा जाता है, मिसल निर्माण की प्रक्रिया क्या है। तो क्या है आइए जानते हैं। साबुन तथा अपमार्जक के अणु के दो भाग होते हैं। पहला एक अध्रुवीय भाग होता है जिसको नॉन पोलर कहते हैं, जिसे पूंछ या टेल के नाम से भी जाना जाता है। यह कार्बन की लंबी श्रृंखला होती है। दूसरा अध्रुवीय भाग जल में अविलेय होता है परंतु तेलों तथा ग्रीस में विलेय होता है, अतः इसे जल विरोधी, हाइड्रोफोबिक या तेल स्नेही भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, एक ध्रुवीय यानी कि पोलर भाग होता है जिसके सिर या हेड होते हैं। साबुन को कार्बोक्सिलेट समूह तथा अपमार्जक में सल्फोनेट समूह उपस्थित होता है। ध्यान से सुनिएगा ये बात कि जो साबुन होता है, साबुन में कार्बोक्सिलेट समूह तथा अपमार्जक में सल्फोनेट समूह उपस्थित होता है। यह जल में विलेय तथा तेलों में ग्रीस में अविलेय होता है। इस आयनिक भाग को जल स्नेही भाग कहते हैं। जब अभी आप कोलाइडल स्टेट पढ़ेंगे वहाँ पे आपको जल स्नेही, जल विरोधी ये चीज़ें जो हैं काफ़ी समझनी पड़ेंगी। तो जल स्नेही क्या होता है, जल विरोधी क्या होता है, ये आप अच्छे से समझ लीजिए। अब साबुन का फार्मूला तो आपको पता ही चल गया क्या होता है, C17H35COO या C17H35COO के। मैंने उसको ओपन करके लिख लिया है, स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखा है CH3
CH2 का होल 16, सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड Na, डबल बॉन्ड O। यदि मैं इसको अलग अलग लिखूँ या इसके स्ट्रक्चर को समझूँ तो जो COO है, यदि इससे सोडियम को अलग किया जाए या निष्कासित किया जाए तो सोडियम पॉजिटिव इन नेचर है बट COO नेगेटिव इन नेचर है, तो इसका माइनस और प्लस मैंने इसमें शो कर दिया है। जब इसको अलग करेंगे तो Na वाला जो पार्ट है COO Na, इतना भाग अग्र ध्रुवीय भाग जिसको हेड कहते हैं, ये जल स्नेही भाग है इसमें साबुन में। यदि आपसे पूछा जाए कि जल स्नेही भाग क्या है तो COO Na कैसा है, जल स्नेही, ये पानी से आपके संपर्क में रहेगा, पानी से संपर्क करेगा। नेक्स्ट इधर जो पीछे का भाग छूट गया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 का होल 16, ये पश्च भाग जो अध्रुवीय भाग कहलाता है, टेल भी कहलाता है, ये जल विरोधी भाग होता है। ये जल के संपर्क में नहीं रहता, ये जल से दूर रहता है, ये वसा के संपर्क में ज़्यादा रहता है। ठीक है, जो भी आपकी मैल है, जो भी कपड़ों में मैल होती है उसको काटने का काम यही करता है, क्योंकि ये उससे ईजिली रिएक्शन कर लेता है, जबकि ये पानी जो होता है उसको अलग करने में हेल्पफुल होता है, बट ये अलग रहता है। ये तो साबुन का हो गया। नेक्स्ट आप ये आगे जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो आपका अपमार्जक का है। मैंने ऊपर साबुन का स्ट्रक्चर आपको बताया, उसके माध्यम से मैंने पश्च भाग और अग्र भाग को बताया, यानी कि हेड और टेल, जल विरोधी और जल स्नेही भाग। इसी तरीके से आप अपमार्जक का भी फार्मूला देख लीजिए। अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट्स, इसका फार्मूला है CH3 CH2 का होल 10, CH2SO4 नेगेटिव Na पॉजिटिव। इसको भी मैंने ओपन करके लिख लिया है। C17H25 सिंगल बॉन्ड, C6H4 सिंगल बॉन्ड S, डबल बॉन्ड O और नीचे से भी डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड Na प्लस पॉजिटिव। इसका भी मैंने इतना हिस्सा जो है अलग पेन से मैंने शो किया हुआ है, जिसको हम अग्र ध्रुवीय भाग यानी कि हेड, ये भी जल स्नेही भाग है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं पश्च अध्रुवीय भाग जिसको टेल कहते हैं, जल विरोधी भाग है। तो हम यहाँ ये देख रहे हैं कि साबुन तथा अपमार्जक में अध्रुवीय तथा ध्रुवीय भाग किस तरीके से हम देख सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अच्छे से ध्यान से समझिए इसको। नेक्स्ट है साबुन या अपमार्जक को जल में घोलने पर इनके अणु द्रव की सतह पर एक विशेष प्रकार की एक परत बना लेते हैं, जिसमें इनका हेड भाग जल में डूबा रहता है जबकि टेल भाग जल से बाहर रहता है। यह रचना माइसेल कहलाती है। जब गंदे कपड़ों को इसमें डुबोया जाता है तो धूल मिट्टी के कण माइसेल में चले जाते हैं और साथ ही साथ तेल तथा ग्रीस भी माइसेल में चले जाते हैं। यह पूरी संरचना जल में विलीन होती है और जल के साथ बह जाती है तथा कपड़े साफ हो जाते हैं। ये पूरी प्रोसेस जो होती है माइसेल निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है। अब आप माइसेल का स्ट्रक्चर भी देख लीजिए। ये जो आप देख रहे हैं ये फेना है और ऊपर की तरफ देख रहे हैं जो आप हाइड्रोफिलिक पार्ट है, ये बुलबुले हैं, और जो लाइनिंग में दिखाया गया है टेढ़ी, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है। नीचे वाला हाइड्रोफिलिक और ऊपर वाला हाइड्रोफोबिक। अब आप अंतर समझ लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट नीचे है साबुन का स्वच्छीकारक या स्वच्छीकरण गुण। मिसल निर्माण एक तरीके से ये है कि जब भी आप कपड़ों को पानी में डिज़ोल्व करते हैं, गंदे कपड़ों को डिटर्जेंट या सॉप के माध्यम से धुलते हैं, मोस्टली डिटर्जेंट से, तो जो मैल बीच में आ जाता है, आपने देखा होगा, तो वो उसी का स्ट्रक्चर है। ये आप एक तरीके से देख सकते हैं। इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन भी कहा जाता है।
ये आपका पूरा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आप ये देख लीजिए कि इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप देखिए अपमार्जक क्या होते हैं, एग्जाम्पल से बताइए। नेक्स्ट है साबुन क्या होते हैं, साबुन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। नेक्स्ट साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। साबुनीकरण भी मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट है कठोर साबुन तथा मृदु साबुन की रासायनिक प्रकृति में क्या अंतर है, दोनों प्रकार के साबुनों के उदाहरण दीजिए। नेक्स्ट साबुन बनाने के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थों के नाम लिखिए। उनके नाम पूछे गए, मैंने आपको तीनों नाम बताए हैं। साबुन बनाने की विधियों का संक्षिप्त वर्णन करिए। साबुन बनाने की विधियाँ बहुत कम पूछी गई हैं, फिर भी जो आपकी के.एन. शर्मा की बुक है, जो भी बुक्स आपके पास अवेलेबल है उसमें दिया हुआ है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। बहुत कम पूछा गया है, इसलिए मैंने ज़रूरत नहीं समझी उसको बताने की। नेक्स्ट है संश्लेषित अपमार्जक क्या होते हैं, उनकी रासायनिक प्रकृति बताइए। अपमार्जक किन बातों में साबुन से उत्तम होते हैं। नेक्स्ट मैंने टिक किए हुए हैं, आप लास्ट में जरा देखिए। साबुन की निर्मलन प्रक्रिया समझाइए। नेक्स्ट साबुन की निर्मलन क्रिया मिशेल सिद्धांत के आधार पर चित्र की सहायता से समझाइए। मैंने आपको स्ट्रक्चर भी बता दिया है। और ये नेक्स्ट संश्लेषित अपमार्जक क्या होते हैं, किन्हीं दो अपमार्जकों के नाम लिखिए।